अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस के पहले लेक्चर के साथ हाजिर हूं मैं फ़ख्र मुस्लिम। तो पहला लेसन स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट्स ज़हन में रखने बहुत ज़रूरी है। कोई भी लैंग्वेज बेसिकली तीन चीज़ों पे बेस्ड करती है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, वो लैंग्वेज कब बनी, क्यों बनी, किन हालात के पेश नज़र उस लैंग्वेज को बनाने की ज़रूरत पेश आई। दूसरे नंबर पे होते हैं टूल्स, उस लैंग्वेज में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, अपनी मतलूबा कोडिंग हासिल करने के लिए या नताइज हासिल करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किन किन टूल्स को हम साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है जी रियल टाइम प्रोग्रामिंग। अब उस टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, अपनी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस के साथ मैं चलूंगा उन स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि जो लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप करना चाहते हैं। ये उनके एक साइड कोर्स के तौर पे साथ चल रही है और वो लैंग्वेज के कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे। और वो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स लेवल पे हैं, और ये स्पेसिफिकली कोर्स हमारा बिगनर्स के लिए ही सिर्फ नहीं होगा, बल्कि आप देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम सारे ही टॉपिक्स तकरीबन ग्राफिक्स तक इसमें कवर कर लेंगे। तो पहली डेफिनेशन जो मैं रिकमेंड करता हूं, जिसे मैंने पहला नंबर दिया है, वो है व्हाट इज अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम हदायत का वो मजमूआ है जो कोई भी काम करने के लिए हम कंप्यूटर को देते हैं। यही डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की भी सेम डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दोनों सेम काम करते हैं। सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम ही होता है, उसके बैक एंड पे भी एक कोडिंग ही चल रही होती है। अब दूसरे डेफिनेशन जिसपे मैंने जंप किया है वो है व्हाट इज लैंग्वेज। एक लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स दैट आर फॉलो टू राइट अ प्रोग्राम आर नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं वो एक लैंग्वेज का डिसिप्लिन होते हैं, वो एक लैंग्वेज कहलाते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये तमाम किस्म की लैंग्वेजेस कुछ ना कोई सेम रूल्स फॉलो करती हैं। तो प्रोग्राम लिखते वक्त, कोडिंग करते वक्त जिन हम रूल्स और पैटर्न के तहत चल रहे होते हैं वो लैंग्वेज होता है। तीसरी डेफिनेशन जो हमारी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेजेस की दो इकसाम है। मैंने दो इकसाम इसमें अपने लेक्चर में रिकमेंड किए हैं जी। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बाद है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद है ऐसी जुबान जो इंसानी जुबान के करीब हो। अगर हम कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ये ह्यूमन फ्रेंडली है, इंसानों के करीब तर लैंग्वेज है, तो इसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाती है लो लेवल लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज जो मशीन के करीब होगी, जिसे डायरेक्ट मशीन अंडरस्टैंड कर पा रही होगी, उसे हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। तो आपने ये दो डेफिनेशन इसमें कवर की हैं और दो पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। व्हाट इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, लैंग्वेज की डेफिनेशन, लैंग्वेज क्या चीज है, और लैंग्वेज की दो इकसाम कौन कौन सी हैं जी। आगे चलते हैं जी। व्हाट आर दी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। हर वो जुबान जो इंसानी जुबान के करीब हो, आर हु सेंटेक्स इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। या जिसका सेंटेक्स, जिसका लिखने का अंदाज इंसानी जुबान के करीब हो। अब इसमें एक लफ्ज आप देख रहे होंगे सेंटेक्स। ये लफ्ज आपको पूरी लैंग्वेज में ही तंग करता रहेगा। ये सेंटेक्स एक्चुअली वो स्पेसिफिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो वो सेंटेक्स जो इंसान के करीब तर है, ह्यूमन फ्रेंडली है, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में कहलाएगा। मसलन इसकी एक एग्जांपल है प्लेन एबीसी। अब ये सारे जो मैंने स्लाइड आपके सामने बनाई हुई है, ये एबीसी में है, ए से लेकर जी तक अपने अल्फाबेट्स में है। तो इसे हम कहेंगे ये यूजर फ्रेंडली है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर इसकी जगह मैंने कोडिंग कोई और की होती, 0-1 में की होती, सिंबल्स में की होती, या कोई और मैंने अलामतें यूज की होती, तो वो आपके डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होनी थी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्राम दैट इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म, वो कोडिंग जो हम बाइनरी फॉर्म में करते हैं, 0 और 1 की शक्ल में करते हैं, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब एक दफा फिर समझ लीजिएगा कि हर वो लैंग्वेज जो इंसानी जुबान में हो, एबीसी की शक्ल में हो, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और हर वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर की जुबान में हो, यानी 0-1 की शक्ल में हो, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। एक कंसेप्ट और इसमें क्लियर कर दें, आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी है, या आप कोई ऑडियो डाटा है, वीडियो डाटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, वो सब कुछ अल्टीमेटली कंप्यूटर में 0 और 1 के
शक्ल में स्टोर हो रहा होता है। कंप्यूटर हमें वापस उसे जब हम डाटा को रिट्रीव करते हैं तो वापस हमें हमारे ऑडियो वीडियो शेप में रिटर्न कर देता है। अब दो चीजें याद रखें, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लैंग्वेजेस की मतलब के एक स्किल डेवलप करवाना चाहता हूं, तो इसमें हम डेफिनेशन टू डेफिनेशन चलेंगे। चंद एक डेफिनेशन जो बहुत जरूरी होंगी और लाजमी हिस्सा होंगी सी लैंग्वेज का, हम उनको कवर करेंगे ताकि आपकी कोडिंग की जो एक क्रेविंग है वो भी पूरी हो और आपको जो कोर्स की एक नीड है वो भी उसमें भी हेल्पफुल हो सके। हाँ जी, अब as every computer can only understand machine language, so every program that is written in high level language must be converted into machine language। अब ये ज़हन में रखें, सबसे पहले तो हाई लेवल लैंग्वेज तो हम समझ सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। हम जो कोडिंग कर रहे हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में जा रही है, लो लेवल लैंग्वेज जो कोडिंग रिटर्न कर रहा है वो हमें हाई लेवल लैंग्वेज में नजर आ रही है। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज और इस लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान कोई चीज ऐसी है जो इनके दरमियान एक राब्ते का जरिया बन रही है, वो क्या चीज है उसे भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ गई। अभी जो एवरी प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हर प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं, कोड करते हैं, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। हर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसे सोर्स कोड कहा जाता है। और एवरी प्रोग्राम दैट इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, और हर वो प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो एक चीज तो अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि आइंदा हमने हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं कहना बल्कि सोर्स कोड कहना है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसे हमने ऑब्जेक्ट कोड कहना है। ये बात ध्यान में रखें। सोर्स कोड से क्या मुराद हुआ जी? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, और ऑब्जेक्ट कोड से क्या मुराद हुआ जी? लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम। तो ये जो पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने एक आपके लिए लाइन छोड़ी है, इसको अगर हम जरा थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे तो ये बनेगी कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड, so every program that is written in source code must be converted into object code। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट चलते हैं जी। अब जो बात मैंने की थी कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान एक राब्ते का जरिया कार है, यानी कंप्यूटर और आपके दरमियान, वो क्या चीज है जी? वो हमारा जो चीज है उसे हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। एज वी नो कंप्यूटर कैन ओनली डायरेक्टली अंडरस्टैंड दी मशीन लैंग्वेजेस। हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है। सो एवरी प्रोग्राम रिटन इन अदर देन मशीन लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ये जो वो जो दरमियानी एक पुर्जा है ना, या दरमियानी एक सॉफ्टवेयर है, या दरमियानी एक जो मेन चीज है जो हमारे और कंप्यूटर या मशीन के दरमियान राब्ते का जरिया कार बनी हुई है, उसे हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स अपनी टाइप, अपनी वर्किंग के लिहाज से तीन हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है जी कंपाइलर, दूसरे नंबर पे इंटरप्रेटर, तीसरे नंबर पे असेंबलर। अब आपकी एक और डेफिनेशन आपके पास आ गई। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है जी? कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, वो चीज जो मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान कन्वर्जन का काम करती है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। हमारे पास जो डेफिनेशंस आ गई हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की आ गई है, लो लेवल लैंग्वेज की आ गई है, सोर्स कोड की आ गई है, ऑब्जेक्ट कोड की आ गई है, और उसके बाद हमारे पास आ गई है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। और अब हमारे पास एक और चीज भी आ गई है कि हमें यह भी पता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कितनी टाइप्स होती हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बेसिकली तीन टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब हम देखेंगे कंपाइलर होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज इज नोन एज द कंपाइलिंग। तो कंपाइलिंग क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, यानी सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में जाने के जरिए को, प्रोसीजर को कंपाइलिंग कहते हैं। और वो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर जो ये काम करता है उसे कंपाइलर कहा जाता है। अब एक जो इधर मैंने ये अपने क्लाउड छोड़ा हुआ है, इसमें आप नोट कर लें, हम इसमें बहुत ज्यादा वो मिसकंसेप्शन करते हैं। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एक वेल ट्रेन्ड प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है। दरअसल कंप्यूटर बुनियादी तौर पर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है, लिहाजा जो प्रोग्राम भी इस मशीनी जुबान के अलावा वो किसी भी जुबान में होगा, उसे लाजमी तौर पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब हमारे पास इस स्लाइड में भी दो डेफिनेशन आ गई है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आ गई है और कंपाइलर की आ गई है जी। इस स्लाइड को अगर हम गौर से देखें तो इसमें कंपाइलर का मुकम्मल कंसेप्ट दिया गया है। कंपाइलर का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, इसके साथ साथ आप ये भी मालूम कर सकेंगे कि असल में लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक क्या रोल प्ले करता है इस सारे प्रोसीजर के अंदर।
तो ये दरमियान में मैंने एक मशीन बनाई हुई है जी, सीपीयू। ये सीपीयू अगर आप इसके एरो को देखें किधर हेड कर रहा है, तो दिस इज अ मशीन दैट डायरेक्टली ओनली अंडरस्टैंड कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज। तो ये जो भी कोड आपका 0 और 1 की फॉर्म में होगा, बाज कोडिंग मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट होती है, तो उसमें आप 0 और 1 की जो भी कोडिंग होगी वो एक मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती जाएगी, यानी जो आप कमांड टाइप करते जाएंगे वो वैसे की वैसे परफॉर्म करती जाएगी इसका। और ये इसमें एक चीज नोट कर लें, फर्ज करें हम यहाँ मशीन के अंदर बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, तो ये कोडिंग ज्यादा करीब होगी मशीन के, प्रोसेसर के ये ज्यादा करीब होगी, जिसे इटसेल्फ आप मशीन कहते हैं। अगर आप थोड़े से फासले पे चले जाएं मशीन से, तो ये जो आपको डबल एरो नजर आ रहा है ये इस कलर में, तो इसमें आप देखें ये एक एरो जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है, हाँ जी, दिस येलो लाइन portion is assembly language code. It uses assembler to convert into machine language so that machine understand it directly. तो इसमें क्या होता है, अब मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान में भी एक लैंग्वेज आ रही है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जब पहले कंप्यूटर में सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी, तो ये जो कोडिंग करने वाले बहुत कम लोग थे, जो मशीन कोड को जरा मुश्किल समझते थे और इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि कमांड टाइप करने एक मुश्किल टास्क था, लेकिन आज एंड्रॉयड के ऊपर बड़े खूबसूरत से आइकन्स आ गए हैं, या विंडोज में आइकन्स आ गए हैं, तो वो जो कंप्यूटर लिटरेट पर्सन नहीं वो भी चला सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही था। मशीन कोड में जो 0-1 की फॉर्म में कोडिंग होती थी, उसमें कोडर्स बहुत ज्यादा कम थे। तो इसमें अगर आप इस साइड पे आके देखें असेंबली लैंग्वेज में, तो ये सिंबल्स की लैंग्वेज थी। तो शायद आपके ज़हन में हो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये वाला हाँ जी, ये पढ़ा था हमने कंपाइलर, उसके साथ एक असेंबलर भी पढ़ा था, ठीक है जी। तो असेंबलर क्या काम करता था, इस असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था इस मशीन लैंग्वेज में, यानी ये असेंबली लैंग्वेज भी डायरेक्टली मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबलर सॉफ्टवेयर यूज होता था। अब इसमें आप एक टेक्निकल पॉइंट देखें, ये मशीन से थोड़े से फासले पे हो गई है, सही है, यानी एक स्टेप दूर हो गई है। अब हम बात करते हैं ये इस ब्लू लाइन की, जो हमारी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये ब्लू लाइन कोड जो है ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड है। इट यूजेस कंपाइलर टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या काम करता था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही इस ब्लू लाइन यानी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन तक लेके जाते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि सीपीयू से मशीन से असेंबली लैंग्वेज थोड़े से फासले पे है, और जो ब्लू लाइन है हाई लेवल लैंग्वेज है वो थोड़े से ज्यादा फासले पे चली गई है, यानी डिस्टेंस मशीन से बढ़ गया है। तो ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन नहीं होगी, इसके दरमियान में हमें एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या काम करेगा, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के तमाम तर कोड को सीपीयू के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये अब इसका कंक्लूड कर देते हैं स्लाइड को। ये मशीन लैंग्वेज है, ये मशीन के ऊपर जो लिखी जाती है मशीन लैंग्वेज है, जो थोड़े से फासले पे असेंबली लैंग्वेज है वो असेंबलर ट्रांसलेट करता है, और तीसरे नंबर पे आ गया जी अपने हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स इसको मतलब के ट्रांसलेट करते हैं। तो 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्लियर हो गए हमें। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, असेंबलर हो गया, और उसके बाद हो गया कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो डिफरेंस भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ एक फिर मैंने क्लाउड छोड़ दिया कि असेंबली लैंग्वेज इज लिटिल बिट क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, बट इट इज नॉट वेरी नियर, लिटिल बिट क्लोज एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। कंपाइलर की एक और डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है। जैसे कि हमारी एक कमिट हुआ थी चीज कि हम क्या करेंगे कि अब हम हाई लेवल लैंग्वेज लफ्ज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सोर्स कोड, और ना ही हम मशीन लैंग्वेज लफ्ज बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड। तो बेसिकली कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर या कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब there are 2 types of high level language translators. First of all is interpreter and next one is the compiler. तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम अब देख लेते हैं क्या है। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इट इज आल्सो अ हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन।
अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर का एक मेजर डिफरेंस जो हमने करना है, और ये इसकी मेन डेफिनेशन में भी काउंट होता है, याद रखें जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे इंटरप्रेटर की डेफिनेशन में जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे लाइन बाय लाइन, तो ये आपकी डेफिनेशन दुरुस्त नहीं होगी। अच्छा, अब देखें जी, आपने सोर्स कोड लिखा, ये इंटरप्रेट हो गया ऑब्जेक्ट कोड में। अब हो क्या रहा है, अब जो भी कोडिंग करते जा रहे हैं वो साथ के साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है, जो कोडिंग करते जा रहे हैं साथ के साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती जा रही है। इसका पहले नंबर पे फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जिस जगह जिस लम्हे आपने कोड गलत लिखा वहीं आपको एरर जनरेट हो गया, वहीं वो आपने दुरुस्त कर लिया। इसकी एक एग्जांपल ये है, आप देखेंगे कि फर्ज करें हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जर्मन प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, तो दरमियान में एक वो ट्रांसलेटर बैठा होता है, वो एक्चुअली इंटरप्रेटर का काम कर रहा होता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि जैसा सुना वैसे आगे सुना दिया, गलत है या सही है उसमें कोई मतलब कि उसका नहीं ताल्लुक, उसने जो सुना वैसे के वैसे सुना दिया। अब दूसरे नंबर पे ये तो इंटरप्रेटर का कंसेप्ट हो गया सारा, कि इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि हर हाई सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन उठा के ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। अब दूसरे नंबर पे आ गया कंपाइलर, हमारा क्या काम करता है। पहले आप इसके डेफिनेशन को समझे, उसके बाद हम इस फिगर की तरफ आएंगे। कंपाइलर फर्स्ट कन्वर्ट ऑल प्रोग्राम then store converted program in a separate file. That's why at every time execution there is no need of compiling, it just take compiled file and run. अब मैं समझाता हूँ जी, ये हमारा सोर्स कोड हो गया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कोड। यानी ये सारा जो हमने प्रोग्राम लिखा उसने कंपाइलर ने अब क्या काम करना है, जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा उसने सारे प्रोग्राम को गौर से देखा, देखने के बाद उसे कंपाइल किया। कंपाइलिंग टाइम पे अगर कोई एरर है तो उसने बता देना है कि जी आपका फला फला एरर है, आपने उस एरर को रिमूव कर लिया। लेट्स सपोज आपका सोर्स कोड बिल्कुल ठीक था, उसने कंपाइल करके इसे एक अलग फाइल में रख दिया। इसको हम कहते हैं, जो भी आप इसका नाम रखेंगे लेकिन इसकी एक्सटेंशन होगी .obj, obj फाइल में रख दिया और उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, जब भी आपने ऑब्जेक्ट कोड ये रन करना है तो ये आपका सोर्स कोड का सारा एज इट इज के साथ कनेक्ट होकर रन हो जाएगा। अब इसमें आपने जब भी अपना कोड चलाना है, जो मेन प्रोग्राम आपने बनाया है, जैसे जैसे वो चलाना है तो चलाते वक्त क्या होगा कि वो सोर्स कोड को टच ही नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट फाइल को आपके चलाता रहेगा। अगर आपने इसमें आपने क्या किया, अगर आपने कोई तब्दीली की तो वो साथ के साथ तब्दीली हो जाएगी, लेकिन इस सोर्स कोड में अगर आपने कोई तब्दीली की तो वो बिल्कुल भी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि रन करते वक्त ये ऑब्जेक्ट फाइल ही चलेगी। अगर आपने कोई चेंज कर दिया, फर्ज करें प्रोग्राम में आपको बाद में कोई तब्दीली करनी पड़ गई, तो आप उसे दोबारा कंपाइल करेंगे, उसकी नई ओबीजे फाइल बनेगी, वो नई ओबीजे फाइल आप रन करेंगे तो फिर चलेगी। अब इसकी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जिस तरह इसकी तो मैंने मिसाल बता दी ना, एक वजीर आजम जब किसी मुल्क पे दौरे पे जाता है किसी दूसरे वजीर आजम के साथ, तो इंटरप्रेटर दरमियान में बैठा होता है। तो इसकी फाइल क्या है, फर्ज करें आपको किसी ने आके एक कहानी सुनाई, आपने वो कहानी बड़े गौर से सुनी और आपने जाके वो कहानी किसी और को सुना दी, ठीक है। उसके बाद आपने वो कहानी जाके किसी दूसरे बंदे को सुना दी, उसके बाद आपने वही कहानी जाके तीसरे बंदे को सुना दी। अब एक बात नोट करें, यहां आपको अगर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें बंदे को कहानी सुनाने के लिए पहले बंदे के साथ राब्ते की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा बार बार कहानी सुनने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक दफा कहानी सुनी है और वही कहानी आप लोगों को सुनाई जा रहे हैं। लेकिन अगर मेन सोर्स था जिसने आपको वो कहानी या कोई कहावत सुनाई थी, अगर उसने उसके अंदर चेंजिंग कर दी है लेकिन आप तक कन्वे नहीं की, तो आपके पास जो डाटा है आप वही लोगों को कन्वे करते रहेंगे। अगर उसने कोई जो चेंजिंग की है वो आपको अमेंड करवाएगा कि मैंने इस कहानी में ये तब्दीली कर दी है, तो आप फिर वो अमेंडेड स्टोरी लोगों को सुनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम डेफिनेशन को कंक्लूड करते हैं जी। जो हमने डेफिनेशन दो सुनी है, पहले हमने कंपाइलर की जरा एक एडवांस डेफिनेशन देखी कि कंपाइलर द प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। आपकी आसानी के लिए मैं वो कमिटमेंट से हटके थोड़ी सी वो पहले वाली चीज यूज करता हूं। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन आपको बीइंग ए स्टूडेंट और इस कंसेप्ट को आगे साथ चलाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने लफ्ज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं बोलना, सोर्स कोड बोलना है और ऑब्जेक्ट कोड बोलना है लो लेवल लैंग्वेज की तरह। एक तो ये डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास इंटरप्रेटर की होगी। इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन। और तीसरी डेफिनेशन हमारे पास होगी कंपाइलर की। कंपाइलर इज आल्सो अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर,
it is used to translate the source code, it is used to convert the source code into object code as a whole और लाइन बाय लाइन। ये दो डिफरेंस हो गए कंपाइलर के और इंटरप्रेटर के दरमियान। अब इसमें 3 डेफिनेशंस आप और देख लें और ये भी बिल्कुल आपके साथ साथ चलेंगी। टेक्निकल सा एक पॉइंट हम उठाते हैं जी। पहली डेफिनेशन है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स, उर्दू में अगर हम देखें, उर्दू में जो बुक्स लिखी गई हैं उनमें लिखा गया है इनमें ज़ख़ीराशुदा अल्फाज। तो ऐसे अल्फाज जो लैंग्वेज डेवलपर पहले से रिजर्व कर लेता है किसी खास मकसद के लिए, उन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है। सही है। और इसका आमतौर पे ये लिखे जाते हैं किसी न किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बात जहन में रखें, ये पॉइंट है अहम कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी जो कीवर्ड छोटी एबीसी में आप उसे बड़ी एबीसी में, कैपिटल एबीसी में आप यूज कर सकते हैं। यानी कि अपने इसका केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि सी लैंग्वेज के अंदर 52 अल्फाबेट्स हैं 26 की बजाय, यानी छोटी एबीसी, स्मॉल अल्फाबेट्स एंड कैपिटल अल्फाबेट्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट केसेस। और कीवर्ड्स हो गए रिजर्व वर्ड्स बाय द डेवलपर फॉर स्पेशल पर्पस। डिटेल जैसे हम इसको पढ़ेंगे वो आती जाएगी। उसके बाद अगली डेफिनेशन इसकी है सिंटैक्स, रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम लिखने का रूल, उसे हम उसका लैंग्वेज का सिंटैक्स भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आ गए इसके टेक्स्ट एडिटर, वो जगह जहां जाके आप प्रोग्राम राइट करते हैं उसे हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। एक एडिटर के अंदर 3-4 क्वालिटीज होनी चाहिए, वहां प्रोग्राम लिखा जा सके, उस प्रोग्राम को रिमूव किया जा सके, उसके अंदर कोई एरर है तो उसको रिप्लेस किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। ये टेक्स्ट एडिटर हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ गई आईडीई की। IDE stands for Integrated Development Environment. It is actually a text editor with menus and lot of options. अब IDE भी एक टेक्स्ट एडिटर है। बेसिकली जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं ना जी, ये अगर आप इस साइड पे आकर देखें तो इंटरफेसेस की, टेक्स्ट एडिटर्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पे आ गया हमारा CMD जिसे हम कमांड लाइन कहते हैं, दूसरे नंबर पे आ गया GUI जिसे हम IDE भी कहते हैं और GUI भी कहते हैं। IDE से मुराद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आप इसकी GUI वाली डेफिनेशन देखें तो वो मोर क्लियर है, इसका मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं कि पहले जब वो टेक्स्ट एडिटर जहां आप कमांड्स टाइप करके काम करते हैं, MS DOS वगैरह, GW बेसिक वगैरह, तो उसे हम कहते हैं CMD। और वो टेक्स्ट एडिटर जिसमें आपके पास मेन्यूज बने होते हैं, ये सिंपली सी बात है, जहां आप माउस यूज कर सकते हैं, माउस पॉइंटर आपका मूव कर रहा होता है, वो आपका होता है GUI। C++ uses graphical user interface while GW basic use CMD। ये मैंने 2 बता भी दिए कि C++ में GUI इंटरफेस है और अपने इसमें GW basic एक लैंग्वेज होती है, इसमें CMD है। अब 2 टाइप्स ऑफ द इंटरफेसेस हैं जी, CMD है और GUI है। इसको हम आगे देखते हैं ये चीजें क्या चीजें हैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ऑफ अ GUI। तो ये हमारा डेवलपर है, टेक्स्ट एडिटर है जहां हम जाके अपने प्रोग्राम डेवलप करेंगे। ये डेवलपर C++ 4.9.9.2 मैंने इस्तेमाल कर रहा हूं काफी अरसे से। तो इसके अंदर आप देखिए फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूट, डीबग, टूल, CVS, विंडोज हेल्प, ये काफी सारे ऑप्शन है। लेकिन आपको सीधा सीधा एक बात बताता हूं, आपने Ctrl+N पे जाके न्यू फाइल क्रिएट करनी है, प्रोग्राम लिखना है, F9 से उसे कंपाइल करना है और F10 से उसे रन करना है। ये आपका इंटरफेस इतना ही यूज होगा, लेकिन इसके बारे में आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा, हम इसको पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अगला जो हमारे पास इंटरफेस है वो है CMD जी। CMD इंटरफेस ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये एक मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट की अपना स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये बिल्कुल यहां आप कमांड्स टाइप करते जाएंगे और जो भी आप कमांड टाइप करेंगे एज इट इज वो रन होती जाएगी। तो अगर इस फर्स्ट फेज को हम देखें तो इसमें हमने क्या किया है जी, सबसे पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूं। हमने इसमें प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी है, लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी है, 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देखी है, फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी है, लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी है, और इसमें हमने ये भी सीखा है और ये कमिट किया है कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज लफ्ज नहीं बोलना, सोर्स कोड बोलना है, लो लेवल लैंग्वेज लफ्ज नहीं बोलना, ऑब्जेक्ट कोड बोलना है। ठीक है, और ये भी नहीं कहना कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसे आप ये कहें कि हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा डिसेंट वे में आ जाता है जी।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमने देखे, 3 एग्जाम इसकी देखी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलिंग प्रोसीजर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हमने रिव्यू की है। कंपाइलर का कंसेप्ट सारा देखा है, मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन होती है, असेंबलर थोड़ा सा हट जाती है उससे, हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा मजीद हट जाती है। इसी तरह ये दूर दूर आहिस्ता आहिस्ता मशीन से जा रही है और इंसान के करीब जा रही है। फिर हमने देखा एन अदर डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर में हमने इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान जो मुकम्मल डिफरेंस है उसे नोट किया, वो देखा वो क्या क्या काम करता है। फिर हमने मजीद कुछ डेफिनेशंस देखी जिसमें कीवर्ड था, सिंटैक्स था, टेक्स्ट एडिटर था, आईडीई था, और उसके बाद हमने जनाब स्क्रीनशॉट ले लिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। और नेक्स्ट हमने देखा जनाब इसमें कमांड प्रॉम्प्ट हमारा कैसे काम करता है। ये हम टूल्स के अंदर थोड़ा सा जा रहे हैं, और जैसे ही हमारे ये टूल्स मुकम्मल होंगे उसके बाद हम जंप कर जाएंगे रियल टाइम प्रोग्रामिंग पे। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला ये एक पूरा C++ का पैकेज है, और आप इसमें से इंशाल्लाह ताला आपकी जो ये जरूरत है ये लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला पूरी करेंगे।